स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेल-कोलमैन साइकिल के बारे में बताया था। कि बेल-कोलमैन साइकिल जो आप देख रहे हैं उसी पर हम आज एक न्यूमेरिकल ये आपको दिखा रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ये जो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरीके की है, पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं, उसकी मीनिंग बताते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो है क्या कि रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन बेल-कोलमैन साइकिल ऑपरेटेड बिटवीन प्रेशर लिमिट्स 1.05 बार एंड 8.5 बार। ये आप देख रहे हैं, ये लोअर प्रेशर है और ये हायर प्रेशर है। एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोल्ड चैम्बर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड चैम्बर का मतलब जहां पर कूलिंग हो रही है वहां से एयर जो निकल रही है, तो निकलती कब है, जब वो हीट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद, तो वहां से वो 10 डिग्री सेल्सियस पर निकल रही है बाहर। कंप्रेस जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद कंप्रेसर में जाएगी एंड देन इट इज कूल्ड टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो कंप्रेसर में गई होगी, वहां पर इसका जो है प्रेशर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा, उसके बाद फिर कूलर में ये ठंडी हुई 30 डिग्री सेल्सियस पर बिफोर एंटरिंग टू दी एक्सपेंशन सिलेंडर। ठीक है, जो एक्सपेंशन सिलेंडर है उसमें जाने के पहले वो इतना ठंडी, ठीक है, जब एक्सपेंशन सिलेंडर में जा रही थी तो उस समय उसका टेम्परेचर ये था, बिल्कुल सही बात, ठीक है, चलेगा। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फॉलोज द लॉ पीवी की पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक हो गया है, क्योंकि आइसोट्रोपिक होगा तो यहाँ पीवी की पावर गामा होता 1.4, गामा की वैल्यू तो 1.4 ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम या तो वो जो प्रोसेस है, अब यहाँ पर कह रहा है थ्योरेटिकल सीओपी निकालना है, तो जो प्रोसेस है हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, या तो हम ऐसा करें कि जो डेरिवेशन में हमने प्रोसेस फॉलो किया था कि आपने क्या किया था कि एक्सपेंडर वर्क और कंप्रेसर वर्क निकाला, फिर नेट वर्क निकाला, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला और फिर उसके बाद फिर आपने सीओपी निकाला। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, वो जो है वो एक हमारा जो एक जनरल प्रोसेस है और वो बहुत ही आसान तरीका है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका वही है। नहीं तो अगर आपको उसका फार्मूला जो हमने डिराइव कराया था वो निकाला है, तो अगर वो आपको याद हो तो आप वो डायरेक्ट लगा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, देखो वो तो तरीका आपको पता ही है क्योंकि डेरिवेशन में मैंने यूज़ किया था, या हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके करेंगे, लेकिन वो फार्मूला याद कैसे रखा जाएगा या थोड़ा सा उसकी ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या है कि ये पहले इसकी फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, पहले पीवी और टीएच डायग्राम बना के अच्छे से आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि बेल-कोलमैन है, तो बेल-कोलमैन का पहले हम फिगर बना लेते हैं बेल-कोलमैन की। तो बेल-कोलमैन के लिए आपको पता है कि इस तरीके से बेल-कोलमैन की फिगर थी, याद करिए, और उसमें ये यहाँ पर ये पीवी डायग्राम था इसका, आप याद करिए इसी तरीके से था। तो उस केस में साइकिल हमने बना ली 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया इसकी। यहाँ पर बताया कि रेफ्रिजरेटर जो वर्क कर रहा है लोअर प्रेशर लिमिट दे रखी है और हायर प्रेशर लिमिट दे रखी है। लोअर प्रेशर लिमिट क्या है 1.05 बार और हायर प्रेशर लिमिट जो है वो 8.5 बार, ये दोनों प्रेशर लिमिट दे रखी है। तो अब इस केस में यहाँ पर देखो जो ये एयर एंटर कर रही है, कह रहा है कंप्रेसर में, वो 10 डिग्री सेल्सियस पे कर रही है, बराबर कितना हो गया 283 केल्विन पर यहाँ पर एंटर कर रही है। इसका मतलब ये T3 टेम्परेचर जो है हमारा वो 283 केल्विन है, ऐसे आप समझिए। उसके बाद क्या है, और थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि उधर टीएच डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर यही बराबर क्या है 283 केल्विन, ये है आपका T3, ये वाला टेम्परेचर जो है T3 है। फिर कंप्रेसर में जब कंप्रेस हुई तो उस केस में आफ्टर कंप्रेशन क्या टेम्परेचर है, ये T4 ये पता नहीं है, ये हमको निकालेंगे। ये T4 क्या है ये पता नहीं हमको और यही हमको निकालना है, फिर निकाल लेंगे, देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है, फिर आगे जरा देखो, फिर कह रहा है कि
The air is drawn from the cold chamber at 10 degrees Celsius, compressed and then it is cooled to 30 degrees Celsius. ये यहाँ पर कूलिंग हुई और कूल होकर के एयर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर क्या हो गया 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 303 केल्विन। ये T1 के वैल्यू आ गई। तो प्रोसेस 1 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, T2 पता नहीं है। अगर हम ये टेम्परेचर निकाल लें T4 और T2 है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है COP का, याद करिए निकाला था कल हमने। COP बराबर क्या होता था, देखो एक तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, या कूलिंग जो हमारे पास कूलर में, तो T3 माइनस T2 ये तो ऊपर रहता ही रहता है, सबको पता है इसके बारे में। नीचे वाला जो प्रोसेस था वो याद करो, N अपान N-1 और गामा अपान गामा-1, ये इस तरीके से था, या गामा-1 अपान गामा था, सॉरी गामा-1 अपान गामा, तो भी कट गया था। अगर हमने बोला था कि अगर n की वैल्यू गामा हो जाएगी तो गामा से गामा और गामा-1 से गामा-1 कट जाएगा, वो था इस तरीके से याद करेंगे। अब यहाँ पर जो आता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ये याद रखने का तरीका सबसे आसान सा तरीका क्या है, देखो ऊपर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है माइनस नीचे का टेम्परेचर डिफरेंस, तो कहने का मतलब क्या हो गया T4 माइनस T1 माइनस ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ये नीचे का टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास बन गया T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, ये लगा देने के बाद पूरा फॉर्मूला आ गया। बड़ा फॉर्मूला है लेकिन याद करने में कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए आपको। अच्छा, अब हमारे पास सबसे बड़ी टास्क ये है, तो वो यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिया क्या दिया, देखो यहाँ पर समझो बात, n की वैल्यू तो 1.3 दे रखी है, क्योंकि जो फॉलो कर रहा है रूल वो क्या कर रहा है, वो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमने n की जो वैल्यू ली वो क्या ले ली 1.3 ले ली। गामा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.4 फॉर एयर, क्योंकि एयर के लिए एयर को हम डायटोमिक मान के चलते हैं, तो उस केस में डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू वो 1.4 ही ली जाती है। यहाँ पर ही आ गया। अब बचा हमारे पास देखो T3 दिया ही हुआ है, T3 हमको पता है, T3 की जो वैल्यू है वो क्या है 283 केल्विन, और T1 की जो वैल्यू है वो 303 केल्विन। हमारे पास T2 पता नहीं है और T4 पता नहीं है, और T2 पता नहीं और T4 पता नहीं है, ये दोनों पता नहीं है। ये दोनों पता हो जाए तो बाकी सारी चीजें हमको पता हो जाएंगी और COP हम निकाल लेंगे आसानी से इसी फॉर्मूले में रख करके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे हम निकालें T2 और T4 को। देखो तो T2 और T4 निकालने का सबसे बड़ा तरीका, यहाँ से यहाँ तक जो ये प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा T1 अपान T2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 की पावर n-1 अपान n। फॉर्मूला वही लगाएंगे जिस तरीके से पिछले वाले में लगा था, ये जाएगा T1 अपान T2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 की पावर n-1 अपान n फॉर प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू रखा n-1 अपान। अब यहाँ पर जो है क्या है, देखो यहाँ पर हमको इस केस में जब हम ये लगाएंगे तो यहाँ से हमको T2 मिल जाएगा। फिलहाल पहले हम देखते हैं जो T1 की वैल्यू है वो रख लीजिए 303 अपान T2 इज इक्वल टू P1 की जो वैल्यू है, P1 ये है यहाँ पर, यही बराबर P1, यही बराबर P4, यही बराबर P2, यही बराबर P3, ये है इस तरीके से। तो अब आप ऐसे समझिए कि जो P1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8.5 और P2 की जो वैल्यू है 1.05, इसकी पावर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 1.3 माइनस 1 अपान 1.3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप और T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आती है, जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करके ये वैल्यू वहाँ से 1.62 आएगी, और जो T2 की वैल्यू आएगी जो टेम्परेचर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो आ जाएगा 187 केल्विन, 187 केल्विन। अच्छा, आप 187 केल्विन जो आया T2 की वैल्यू आई, तो जो T2 की वैल्यू आई 187 केल्विन, और जरा इसको डिग्री सेल्सियस में बदलो, देखो कितने में जा रहा है 187 और माइनस 273,
अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या रहा है 4 और 1, इसमें आएगा इस तरीके से। आप ऐसे करिए 200 187 273 माइनस 187 करिए तो ये आ जाएगा 13 में से 7 गए 6 और 16 में से 8 गए 8 और 1 में से 1 गए 0। ये जो आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 86 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 86 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही आएगा। इसका मतलब कि काफ़ी कम टेम्परेचर हो गया, माइनस 86 डिग्री सेल्सियस। एयर का टेम्परेचर कितनी चिल्ड एयर यहाँ पर पहुँच रही है 187 केल्विन का मतलब हो गया काफ़ी कम टेम्परेचर है। बहुत ही बढ़िया ये यहाँ पर है इसकी परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसके अंदर जब ये आया तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हमारे पास अभी ये भी बाकी है इधर वाला भी। इसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं फिर वैसे T4 अपान T3 इज इक्वल टू P4 अपान P3 की पावर n-1 अपान n। तो ये बराबर हो जाएगा T4 अपान T3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 8.5 अपान 1.05 1.3 माइनस 1 अपान 1.3। इसको जरा सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकालते हैं। जरा निकालें T4 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू आएगी 458.5 केल्विन। इतनी वैल्यू इसकी आ रही है, यानी मतलब T4 की जो वैल्यू आई 458.5 केल्विन के बराबर आ गई। तो अब जो हमारे पास आया टेम्परेचर आ गया, देखो यहाँ पर T2 भी आ गया और T4 भी आ गया। अब सारे टेम्परेचर जब आ गए तो हम इसमें COP वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो COP वाले फॉर्मूले में रख करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर 187 और तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई 187 केल्विन और T4 की जो वैल्यू आ गई वो 458.5 केल्विन 458.5 केल्विन। ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और COP वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखते हैं। तो COP वाले फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो कैसे आएगा, जरा देखो COP इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 283 माइनस T2 187 283 माइनस 187 होल अपॉन ये आ जाएगा n की वैल्यू 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1, गामा 1.4 लेके चल रहे हैं 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 ये आ गया। यहाँ से हम T4 जो रखेंगे, T4 क्या है ये 458.5 माइनस T1 की वैल्यू 303 माइनस जहां से T3 की वैल्यू आ जाएगी 283 माइनस T2 की वैल्यू 187 ये आया। तो अब आप ऐसा करिए कि जो ये पूरा है इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमको बताइए कि कितना आता है। सॉल्व करने पर आती है 1.3। तो ये इसकी थ्योरेटिकल COP है, ये इसकी है थ्योरेटिकल COP, यही इसका आंसर हो जाएगा। COP थ्योरेटिकल COP। तो ये थ्योरेटिकल COP कैसे निकाली गई एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं क्वेश्चन पढ़ करके और उसको हम जल्दी से इसको समराइज करके देखिए कैसे। A refrigerator working on Bell-Coleman cycle operated between pressure limits 1.05 bar and 8.5 bar. Air is drawn from the cold chamber at 10 degrees Celsius, compressed, and then it is cooled to 30 degrees Celsius before entering the expansion cylinder. The expansion and compression follows the law PV is equal to PV की power 1.3 is equal to constant determinant. Process is polytropic because here the value of n is given, n is equal to 1.3. Here gamma is not given because I have told earlier that
gamma is the special case of the polytropic process. Means isentropic process is the special case of polytropic process. Therefore, here the value of n is given, n is equal to 1.3. Now, you have to use two methods for solving this question. First of all, to calculate the work done by compressor and then work done by expander, and then find the net work done by taking difference of these two works and net work done, and then the cooling effect or refrigeration effect, that is T3 minus T2 for per kg of air. You take the traditional method as usual, which was used to find the relation of COP, it is here, and then you calculate the COP by that process. But this is the formula for calculating COP. That is, you can use this formula directly, and here COP is equal to T3 minus T2 n upon n minus 1 into gamma minus 1 upon gamma T4 minus T1, the difference of cooler temperature, and then minus the difference of refrigerator temperature. Then you substitute the values which are given here. The value of T3 is 283 Kelvin, T1 is 303 Kelvin, and you have to calculate the values of T2 and T4, and using the formula T1 upon T2 is equal to P1 upon P2 की power n minus 1 upon n, and substitute the respective values, and then you get the value of T2 as 187 Kelvin, and similarly using same type of formula here for compression process, and you get the value of temperature T4 as 458.5 Kelvin. Now substitute all these values in this equation or in this formula, and then you get the theoretical COP as 1.3. Here the theoretical COP is greater than 1. But this is very good process, very good refrigeration process. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ये बेल कोलमैन से हम यहाँ पर कूलिंग करते हैं और सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन, इसको जरा देखते हैं। कहना है कि the atmospheric air at pressure 1 bar and temperature minus 5 degrees Celsius is drawn in the cylinder of the compressor of a Bell-Coleman refrigeration machine. It is compressed isentropically to a pressure of 5 bar, full stop. In the cooler, the compressed air is cooled to 15 डिग्री सेल्सियस से, मतलब कि जब कंप्रेशन हुआ होगा तो उस समय इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि जो कूलर में जब कूल हुआ वो 15 डिग्री सेल्सियस पर निकला बाहर। इसका मतलब एक्सपेंडर में जो गया वो 15 डिग्री सेल्सियस पे गया, एक्सपेंडर में जब गया वो तो 15 डिग्री सेल्सियस पे गया। और जब वो यहाँ पर कह रहा है कि फिर द प्रेशर रिमेनिंग द सेम, ठीक है, इट इज देन एक्सपेंडेड टू ए प्रेशर ऑफ 1 बार तक एक्सपेंड कर दिया गया। हायर प्रेशर ये है, लोअर प्रेशर वो 1 बार in the expansion cylinder where it is passed to the cold chamber। अब बाकी चीजें पूछ रहा है कि कह रहा है कि वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर निकालेंगे तभी तो सीओपी आएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, जो एक्सपेंशन का जो लॉ दिया गया है वो पीवी की पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक हो गया है, और जो कंप्रेशन के केस में है वो आइसोट्रॉपिकली दे दिया है, तो वो पीवी की पावर। तो जो कंप्रेशन का जो लॉ हुआ, अगर हम कंप्रेशन के लिए बोलें तो जो कंप्रेशन के लिए जो लॉ हुआ वो कौन सा हो जाएगा? पीवी की पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर गामा हो गया, यहाँ पर एन आ गया, ये चीज अलग अलग आई। हम जो फिगर थी वही पुरानी फिगर ही बनेगी इसमें भी।
तो इसमें क्या है कि आपने देखा था कि वो फिर से हमने बेल कोलमैन बनाया, ये वही पीवी डायग्राम, और यहाँ पर ही हम टीएच डायग्राम, ये टीएच डायग्राम ले रहे हैं और ये पीवी डायग्राम है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें कैसे दी हुई हैं वही हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर आपको, ये किस तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 2 3 4, तो ये इस तरीके से प्रोसेस है ये। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, और ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। यहाँ पर जो है गामा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर एम की वैल्यू दी हुई है, ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। प्रोसेस जो है वो किस किस तरीके से आपने देखा। यहाँ पर कह रहा है कि ये अब जो जो चीजें यहाँ पर दे रखी है वो सारी बातें हम लिख लें एक बार। तो यहाँ पर जो दिया हुआ वैल्यू, ये T3 की वैल्यू दे रखी है ना। T3 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, T3 जो दे रखा है वो दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस। तो और -5 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या कह लीजिए 268 केल्विन T3 की वैल्यू, और सेम उसी पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से है। और यहाँ पर जो T1 की जो वैल्यू दे रखा है, कंप्रेस्ड एंड कूल्ड टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो T1 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या आती है 273 15 288 केल्विन। तो 288 केल्विन T1 की वैल्यू आती है। प्रोसेस हम उसी तरीके से लगाएंगे यहाँ पर जैसे आपने पिछले वाले केस में देखा था, क्योंकि हमको यहाँ पे टेम्परेचर पता करना है। जब तक टेम्परेचर पता नहीं होगा तब तक हम जो है वर्क डन नहीं पता कर पाएंगे, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर। तो हम निकालेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, P1 = P4 = 5 बार, और यहाँ पर जो दिया हुआ है P2 = P3 = 1 बार। ये दोनों चीजें दे रखी है यहाँ। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, T1 / T2 = P1/P2 n-1 / n। इसको रख करके इसमें जब सारी वैल्यूज हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 288 / T2 = P1 की जो वैल्यू है वो है 5, P2 की जो वैल्यू है वो 1, ये हो जाएगा 1.2 - 1 / 1.2। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। T2 की वैल्यू क्या आती है जरा, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 220 केल्विन। सिमिलरली उसी तरीके से अगले प्रोसेस के लिए भी हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा T4 / T3 = P4/P3 की पावर गामा -1 / गामा, क्योंकि ये जो प्रोसेस था वो यहाँ पर जो था ये आइसेंट्रोपिक था, ये पॉलीट्रोपिक था। तो यहाँ से जो वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे हम, वैल्यूज रख लीजिए आप, किसकी वैल्यूज निकालनी है आपको। यहाँ पर आपको निकालना है T4, T3 दिया हुआ है, T3 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 268। P4 की वैल्यू क्या है 5/1, ये हो जाएगा 1.4 - 1 / 1.4। सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करने पर जो T4 की वैल्यू आएगी, जरा देखो T4 की वैल्यू क्या थी, 424.8 केल्विन। तो ये आपके पास T4 आ गया, आपने यहाँ से निकाल लिया, T2 आ गया, T4 आ गया, सारे टेम्परेचर आपको पता चल गए, T1 T2 T3 और T4। हमको नेट वर्क डन निकालना है, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर पूछ रहा है। तो पहले पार्ट के लिए हमने जो किया, पहला पार्ट के लिए वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, ये कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे W कंप्रेसर - W एक्सपेंडर। तो W कंप्रेसर - W एक्सपेंडर, ये हम निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम टेम्परेचर लिख लेते हैं, फिर मिटाना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 220 केल्विन, और ये वाला है 424.8 केल्विन, ये वाला टेम्परेचर। बाकी ये दोनों दे रखे थे, ये आपको पता है। कंप्रेसर वर्क और
आइए पहले एक्सपेंडर वर्क निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडर वर्क WE, एक्सपेंडर वर्क जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक्सपेंडर वर्क? हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला था, हम वही फार्मूला, पुराना फार्मूला यूज करते हैं, जो यहाँ पर एक्सपेंशन प्रोसेस था वो प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था। तो जब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो फार्मूला हम डायरेक्ट एक्सपेंडर वर्क वाला फार्मूला N/N-1 R, ये हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये जो फार्मूला आया T1 माइनस T2, n की वैल्यू 1.2 अपान 1.2 माइनस 1, r की जो वैल्यू है दे रखी है इन्होंने 0.29, T1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाली थी T1 की वैल्यू 268 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो 220 आई थी। तो ये अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल। और ये कंप्रेसर वर्क जो आएगा, सिमिलरली जो कंप्रेसर वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, WC, ये बराबर हो जाएगा गामा अपान गामा माइनस 1 R, ये हो जाएगा T4 माइनस T3। तो 1.4 अपान 1.4 माइनस 1 0.29, और T4 की जो वैल्यू है 424.8 माइनस, ये हो जाएगा 380, नहीं सॉरी, ये क्या था 273 और 15 288। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लिखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो ये एक्सपेंडर वर्क आया वो आ गया 118.3 किलो जूल पर केजी, और जो कंप्रेसर वर्क आया 159 किलो जूल पर केजी, ये कंप्रेसर वर्क आ गया। अभी दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो नेट वर्क हमको मिल जाएगा, वो डिफरेंस जो है कंप्रेसर वर्क माइनस एक्सपेंडर वर्क ये आ रहा है, ये 159 माइनस, बच्चे एक जनरल प्रोसेस है, आप सारे क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से कर सकते हैं बड़ा, और इससे गलत होने के चांस नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट फार्मूला यूज करने वाला है वो थोड़ा सा उसमें रिस्की है, हो सकता है फार्मूला भूल जाए या रखने में कहीं कुछ गलती हो जाए। इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है, तो इसमें कहीं कोई गलती के चांसेस रहेंगे नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट कोशिश करिए कि आप इसी तरीके से आदत डालिए कि इस तरीके से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। वो जो फार्मूला है वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा उससे, लेकिन ये वाला फिलहाल ये जनरल मेथड है, कॉमन मेथड है। तो आपने नेट वर्क डन यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर हमको नेट वर्क डन जब आया तो आगे हम जो करेंगे इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते हैं इसका। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो अब आगे हम निकालते हैं हीट एब्जॉर्ब। जो रेफ्रिजरेशन चैम्बर में जो हीट कितनी एब्जॉर्ब किया, तो पर केजी मास के लिए, तो एम की वैल्यू हो ही गई, Cp इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू जाएगी T3 माइनस T2। Cp की वैल्यू 1 है ही है, दे रखा है इन्होंने। T3 की वैल्यू 268 माइनस 220, इसकी वैल्यू आई है केल्विन में, आप देख लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 48 किलो जूल पर केजी। तो 48 किलो जूल पर केजी क्या हो गया, ये इसका आ गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, ये वर्क डन आ गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे COP का। तो COP बराबर क्या होता है, Rn अपान W। तो Rn की जो वैल्यू है वो क्या है 48, और जो W आया है वो क्या निकाला है आपने 40.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी COP की, ये वैल्यू कितनी आएगी 1.18, जो वैल्यू आएगी 1.18। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बेल-कोलमैन साइकिल पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट फार्मूले को यूज़ किया, और फार्मूले को, चूँकि इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ करने का एक आसान तरीका, देखो वहाँ पर कारण ये भी था क्योंकि जो दोनों प्रोसेस दिए हुए थे, चाहे वो कंप्रेशन का हो चाहे वो एक्सपेंशन का हो, दोनों प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थे। तो वहाँ पर हम n की वैल्यू आसानी से रख पाए और उस फार्मूले को कर पाए, तो वहाँ पर यूज़ कर पाए।
लेकिन इस केस में क्या था, जो सेकंड केस आपने देखा वहां पर जो कंप्रेशन था वो अलग प्रोसेस से हो रहा था, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, और जो एक्सपेंशन था वो जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस था। तो उस केस में हम जो ट्रेडिशनल मेथड है या जो बेसिक है हमारा फंडामेंटल, हम उसको यूज करके चलेंगे। वहां पर हम कंप्रेसर वर्क अलग निकाले, एक्सपेंडर वर्क अलग निकाले, और दोनों वर्क का हमने फिर डिफरेंस लिया, और उसके बाद फिर हमने जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला, और उसके बाद जब दोनों का हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन का जब हमने रेशियो ले लिया तो वहाँ पर हमको सीओपी मिल गई। तो इस तरीके से देखो सीओपी जो आई, हमने यहाँ पर जो बेसिक मेथड था, फंडामेंटल हमारा था, हमने उसको यूज़ किया, और उससे अच्छा एयर की जो वैल्यू होगी हमेशा आप ध्यान रखिए, एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है उसको डायटोपिक मान के चलते हैं, वैल्यू हमेशा 1.4 के बराबर ही होती है गामा की वैल्यू। तो वो आप याद भी रख लीजिए, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा कि आप जो गामा की वैल्यू है वो 1.4 ही लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकाला जाता है, देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर दिया हुआ हो, हम रूल्स को, थर्मोडायनेमिक लॉ को फॉलो करते हुए विजुअल टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है हमको। तो उसके लिए हमको चारों स्टेट पर टेम्परेचर पता होना चाहिए, T1, T2, T3, T4। जब तक ये टेम्परेचर पता नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, और ना ही आप कंप्रेसर वर्क और एक्सपेंडर वर्क निकाल पाएंगे, और ना ही नेट वर्क डन आप निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टर्न पर जो स्टार्ट करेंगे वो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो एयरक्राफ्ट के अलग अलग जो भी सिस्टम्स बनते हैं एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के अलग अलग मैक नंबर के लिए, हम उनके बारे में डिटेलिंग करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।